गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम हम लोग ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, आधा से ज़्यादा हो चुका है। लास्ट एक मेथड बचा हुआ था हम लोग का नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, वो था वैल्यू एडेड मेथड। वो आज हम लोग करते हैं। तो जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है, नेशनल इनकम हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, उसका 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, जो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक मेथड बचा है, वो आउटपुट मेथड, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू एडेड मेथड से किस तरह से हम लोग निकालते हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। कंट्री का इनकम, कंट्री का टोटल इनकम किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या होगा, जितना भी कंट्री में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसका वैल्यू ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो कंट्री का इनकम है। पहले भी आपको एग्जांपल दिए थे, मान लिए थोड़ी देर के लिए कि अगर कंट्री में कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ, सिर्फ 100 चेयर प्रोड्यूस हुआ है और एक चेयर का दाम है 500 रुपया, तो 100 चेयर का हो गया 50,000 रुपया, तो ये कंट्री का इनकम है। अगर सिर्फ कंट्री में 100 चेयर प्रोड्यूस हुआ है तो, लेकिन ऐसा तो रियल लाइफ में नहीं है। इंडिया में बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस मेथड में हम लोग वही करेंगे, कंट्री में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर वगैरह में हो या सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हो, ठीक है, जहाँ पर फैक्ट्री में गुड्स बनता है, ठीक है, और या सर्विस सेक्टर में हो, जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि स्कूल्स एजुकेशन सर्विस दिया जा रहा है, हॉस्पिटल है, मेडिकल सर्विस दिया जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है। प्राइमरी सेक्टर में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसका भी वैल्यू को लेंगे हम लोग। और सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जहाँ गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, कपड़ा बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, या गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो ये मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर्स हो गया जहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, या फर्नीचर बना रहे हैं हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करके, तो ये सब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, तो इसका भी आउटपुट का वैल्यू को ले लेंगे। एग्रीकल्चर वगैरह प्राइमरी सेक्टर्स का आउटपुट का वैल्यू को ले लेंगे। और लास्ट जो सर्विस सेक्टर, जहाँ पर कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता है बल्कि सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, चाहे वो आईटी सेक्टर में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में बैठ के लोग काम कर रहे हैं, या अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, या टीचिंग सर्विस, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये टीचिंग सर्विस, हम तो कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्कि सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, टीचिंग सर्विस। कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मेडिकल सर्विस, हेल्थ सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। तो ये गुड्स और सर्विसेज सबका आउटपुट का वैल्यू हम ले लें, टोटल कंट्री में जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो कंट्री का इनकम है। ये हुआ आउटपुट मेथड। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहाँ आप देखिए, हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में जितना भी कंट्री में आउटपुट है सबका वैल्यू को लेना। मान लीजिए आप कंट्री में जो आउटपुट का आप वैल्यू ले रहे हैं, वो वही तो कंट्री का जीडीपी है, कंट्री के अंदर में, कंट्री के बाउंड्री के अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, आउटपुट मेथड में क्या होता है, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम होता है आउटपुट मेथड में, कि कंट्री में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो बिक तो रहा है, सेल हो रहा है, तो उसका सेल वैल्यू ले लेंगे कि ये फ़ोन जो है 10,000 में बिका, तो उसका वैल्यू 10,000 हम ले लिए। ठीक है, ये मार्कर जो है मान लीजिए 50 रुपये में बिका, तो उसका वैल्यू 50 रुपये ले रहे हैं, तो जो उसका सेल वैल्यू है जितना में बिक रहा है उसका वैल्यू हम काउंट कर ले रहे हैं। ये आउटपुट का वैल्यू है और वो कंट्री का इनकम में हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, काउंट कर ले रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, मान लीजिए टायर प्रोड्यूस हुआ और सेल हुआ, बिका, तो टायर का वैल्यू 10,000 रुपया ले लिए हम कंट्री का इनकम में काउंट कर लिए। वैसे ही इंजन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इंजन 25,000 रुपये का इंजन था, वो भी हम कंट्री का इनकम में कैलकुलेट कर लिए, ले लिए, काउंट कर लिए। फिर सीट, बाइक का सीट प्रोड्यूस हुआ अलग से, ठीक है, तो सीट का भी वैल्यू 5,000 था, वो भी ले लिए। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, बाइक प्रोड्यूस हुआ, बाइक का 70,000 हम ले लिए। ठीक है, तो अब सबको हम ऐड किए, 10, 25, 5 और 70,000 हो गया 1,10,000 रुपीज़। तो 1,10,000, मान ली कंट्री में यही सब चीज़ प्रोड्यूस हुआ और कुछ नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, कंट्री का जीडीपी जो है, कंट्री का आउटपुट का जो वैल्यू है वो कितना है, 1,10,000 रुपया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा 1,10,000 रुपीज़। लेकिन इसमें डबल काउंटिंग हो चुका है, एक्स्ट्रा हम ले लिए। कैसे एक्स्ट्रा ले लिए, क्योंकि अगर आप इसको देखिएगा, यही टायर इस बाइक पे लगा,
यही इंजन इस मोटर बाइक पे लगा है, यही सीट इस बाइक पे लगा है, तो बाइक का वैल्यू ले लिए तो सभी का वैल्यू तो ऑलरेडी आ गया, ठीक है। तो इस वजह से डबल काउंटिंग हो गया। अगर आप सबका सेल वैल्यू ले लीजिएगा तो कुछ कुछ ऐसा गुड्स है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं कि ये फाइनली कंज्यूमर इस्तेमाल नहीं करता है। आपको कोई भी अगर बाइक सेल करता है तो ऐसे थोड़ी ना सेल करता है कि ठीक है आप इंजन रख लिए टायर नहीं देंगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो आपको जब भी कोई गुड्स देता है, फाइनल गुड्स देता है, तो उसमें ये 70,000 में ये इंजन, सीट, टायर सब कुछ है, ठीक है। तो हम एक बार बाइक ले लिए तो सब आ गया उसमें। तो अगर हम सबका सेल्स वैल्यू ले लिए तो उसमें क्या हुआ? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम हो गया। तो ये डबल काउंटिंग प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वैल्यू एडेड मेथड, जहां पर से जितना भी आउटपुट है सबका वैल्यू ले लिए हम। 1,10,000 हुआ, इसमें तो डबल काउंटिंग हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू क्या है, कितना है? 10,000, 25,000, 35,000 हुआ, प्लस 5,000, 40,000। 40,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा काउंट कर लिए हम, क्योंकि ये 40,000 रुपीज़ बाइक में टायर वगैरह तो सब कुछ आ गया, टायर, इंजन सब आ गया। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको माइनस किया जाता है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसका वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? सेल्स वैल्यू 1,10,000 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को माइनस करेंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू कितना है? 40,000। तो 40,000 अगर हम माइनस कर दें तो कितना आएगा? ₹70,000। तो 70,000 करेक्ट अमाउंट है ना, क्योंकि 70,000 ही का बाइक था। तो आप टोटल वैल्यू सब आउटपुट का वैल्यू ले लिए, लेकिन फिर इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर दिए। तो अगर इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर दिएगा तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हालांकि कंट्री का जीडीपी तो यही हो जाता है 1,10,000 रुपया, लेकिन क्योंकि कंट्री में आउटपुट 1,10,000 का प्रोड्यूस हुआ है, एक्चुअली 1,10,000 का नहीं हुआ, डबल काउंटिंग इसमें हो गया। तो इसलिए डबल काउंटिंग को करने के लिए हम क्या किए? यहाँ पर माइनस कर दिए इंटरमीडिएट गुड्स। तो मेरा एक्चुअल जीडीपी निकल गया। कंट्री में 70,000 रुपीज़ का सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस हुआ, 70,000 का बाइक प्रोड्यूस हुआ, जिसमें ये सब चीज़ आ जा रहा है, टायर, इंजन और सीट, सब कुछ आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर यहाँ का एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले मान लीजिए एक फार्मर जो है वो गेहूं प्रोड्यूस किया, वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है। और उसका कॉस्ट ऑफ इनपुट पहले वाला का, उसका भी कॉस्ट ऑफ इनपुट कुछ होगा, प्रोड्यूस करने का खर्चा होगा, लेकिन पहला वाला का 0 पकड़ते हैं हम लोग, तो 0 है उसका। और वो बेचा कितना? 1,000 रुपये में बेचा। किसको बेचा? वीट मिल को, ठीक है। तो 1,000 रुपये में बेचा, तो वो कितना वैल्यू ऐड किया? पहले कोई भी चीज़ का कुछ वैल्यू नहीं था, वो एक गेहूं बनाया, वीट बनाया, तो वो 0 से 1,000 रुपये का वैल्यू दिया, ठीक है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? 1,000 माइनस 0, 1,000 माइनस 0, तो ये वैल्यू एडेड इस तरह से निकलेगा। कैसे निकालेंगे वैल्यू एडेड? सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इनपुट, ये माइनस किएगा तो वो कितना वैल्यू ऐड किया? 1,000 रुपये का वैल्यू ऐड किया, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट स्टेज पे जब ये फार्मर वीट मिल को बेचा, गेहूं वीट बेच दिया, ठीक है, तो वो वीट मिल इससे खरीदा 1,000 रुपया में, लेकिन वीट मिल क्या किया? उससे गेहूं से वो आटा ये सब चीज़ बनाया, फाइनली उसको ठीक ये करके, ठीक है। वीट मिल उसको बनाया, गेहूं को उसको पीस करके वो जो है, जो भी जिस तरह से बनता है, वो उसको आटा बनाया या मैदा बनाया। तो उसके बाद फिर 1,000 रुपये से खरीद के वो जो अपना जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करना था, उसको मैदा या आटा प्रोड्यूस करना था, वो 1,000 रुपया में खरीदा था, लेकिन वो जो आटा या मैदा बनाया उसको बेचा कितना? 3,000 रुपया में। किसको बेचा? बेकरी को बेचा। तो बेकरी, तो ये कितना वैल्यू ऐड किया? 1,000 रुपये में खरीद के 3,000 में बेचा है, तो वैल्यू कितना ऐड किया? 2,000 रुपया वैल्यू ऐड किया, ठीक है। उसके बाद फिर ये 3,000 में बेकरी को बेचा, बेकरी उससे खरीदा आटा या मैदा, और उससे वो ब्रेड बनाया या केक बनाया। मान लीजिए ब्रेड बनाया और ब्रेड 3,000 रुपये में खरीद के 5,000 में बेचा, तो कितना वैल्यू ऐड किया? 2,000 रुपये ये वैल्यू ऐड कर दिया। 5,000 माइनस 3,000, 2,000 वैल्यू ऐड कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ वैल्यू एडेड लेंगे, जितना हर एक स्टेज में जितना प्रोडक्ट का वैल्यू में एडेड हो रहा है, नया वैल्यू आ रहा है उसमें, ठीक है, वैल्यू ऐड हो रहा है उतना ही लेंगे हम लोग। सेल्स वैल्यू अगर लेते हैं, मान लिए 1,000 रुपये में फार्मर बेचा ना, तो 1,000 रुपये ले लिए, ये 3,000 ले लिए, ये 5,000 ले लिए, तो क्या हुआ? 9,000 रुपया,
टोटल सेल्स वैल्यू कितना है 9,000 रुपये, 9,000 रुपये में डबल काउंटिंग हो चुका है, ठीक है, क्योंकि यही गेहूं से तो वीट ये बन रहा है ना, आटा और ये बन रहा है, मैदा बन रहा है, और यही मैदा से ब्रेड बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर डबल काउंटिंग हो चुका है। तो हम अगर सेल्स वैल्यू उसका प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू नहीं लेंगे, बल्कि उसको इंटरमीडिएट गुड्स का माइनस कर देंगे, 1000 माइनस 0, ये कॉस्ट ऑफ इनपुट, मतलब इनपुट क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, माइनस कर इंटरमीडिएट गुड्स, 3000 1000 रुपये माइनस कर दिए इंटरमीडिएट गुड्स आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू एडेड अगर हम लोग लेंगे तो देखिए वैल्यू एडेड 1000 2000 2000 कितना आया 5000 सही वैल्यू है, इसमें डबल काउंटिंग नहीं हुआ। तो वैल्यू एडेड मेथड से क्या होगा, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व होगी, समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखे हैं वही चीज़, वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले 1000 माइनस 0, पहले कॉस्ट ऑफ इनपुट कितना था 0 था, इंटरमीडिएट गुड 0 था, फिर उसके बाद फिर 3000 माइनस 1000, फिर 5000 माइनस 3000, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 माइनस 0 किए, फिर 3000 माइनस 1000, फिर 5000 माइनस 3000, ये आउटपुट का वैल्यू से इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। और उसके बाद ये 1000 2000 2000 ये तीनों ऐड कर दिए तो 5000 आ गई। तो ये वैल्यू एडेड मेथड हुआ, ठीक है, क्लियर है सबको। तो इससे डबल काउंटिंग प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है तो आसान, सिर्फ आउटपुट का वैल्यू निकालना है हमको, लेकिन डबल काउंटिंग हो जा रहा है, माइनस कर दे रहे इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू, अब डबल काउंटिंग नहीं होगा, क्लियर है। तो यहां पर अब देखिए कंट्री का अगर हमको जीडीपी निकालना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो भी हम गुड्स आउटपुट का वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे ये फोन का अगर वैल्यू निकाल रहे हैं मार्केट प्राइस पे ना, अगर आप फोन खरीदते तो टैक्स इंक्लूडेड होता है, तो मार्केट प्राइस मतलब टैक्स इंक्लूडेड होगा या सब्सिडी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमको निकालना है, वैल्यू एडेड मेथड से अगर हम करते हैं तो उसको हम लोग जीवीए-एमपी भी बोलते हैं। जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जितना का सबका वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम ना, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ये भी बोलते हैं। तो दोनों का मतलब सेम, इसीलिए हम और लिखें, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अक्सर क्वेश्चन में जीवीए लिखता है या ग्रॉस वैल्यू एडेड लिखता है एट मार्केट प्राइस, इस तरह से, तो याद रखिए जीडीपी है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या अभी हम बताए ना, वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट, जीडीपी निकालना था तो कंट्री में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, ग्रॉस मतलब टोटल आउटपुट, उसका वैल्यू निकाल लिया, यही तो जीडीपी निकल गया, तो क्या जरूरत था और कुछ करने का, और कुछ करने का जरूरत नहीं था, लेकिन डबल काउंटिंग हो जा रहा है, इसलिए माइनस इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर रहे हैं। कंट्री का आउटपुट निकाल लिया, यही तो जीडीपी है, लेकिन डबल काउंटिंग हो जा रहा है, इसलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन वहाँ पर माइनस हो गया, ये फॉर्मूला है, क्लियर है। उसके बाद तो आप लोगों को मालूम ही है, आपको एक्चुअली अगर निकालना है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनएनपी एफसी, यही ना बोलते हैं, एनएनपी एफसी, ये नेशनल इनकम है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो निकला हुआ क्या आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकला हुआ है, तो आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिखिए, या अगर सम्स में जीवीए लिखता है तो आप यूज करिएगा यही टर्म, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। लेकिन याद रखिए ये अगर आप जीवीए लिखिए, लेकिन याद रखिए ये जीडीपी है ना, क्लियर है। तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस, क्या फॉर्मूला है, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस, राइट, माइनस नहीं, माइनस डेप्रेसिएशन, एनआईटी कहां से आ गया, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रेसिएशन, ठीक है। फिर एनपी इज इक्वल टू, ये क्या है, डीपी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, क्योंकि हम बोल दिए जीडीपी है, तो एनपी इक्वल टू डीपी क्या था फॉर्मूला, प्लस एनएफआई है। आप एक बार देख लीजिएगा फॉर्मूला, लास्ट क्लास में एकदम क्लियरली बता दिए थे, वो 3 फॉर्मूला है ना। और फिर लास्ट वाला क्या है, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो बस हो गया, नेशनल इनकम निकल गया। सेम चीज तो एक्सपेंडिचर मेथड में भी एकदम सेम चीज हुआ था, जीडीपी निकल गया था हम लोग का, फिर जीडीपी से हम लोग ये सब चीज प्लस माइनस किए तो नेशनल इनकम निकल गया। एक्सपेंडिचर मेथड में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल लिया, फिर ये सब प्लस माइनस किए तो हम लोग का ये निकल गया, नेशनल इनकम निकल गया। तो ये था हम लोग का वैल्यू एडेड मेथड, क्लियर है सबको।